हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा एलटी सिलेबस में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो अभी तक उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी मैथमेटिक्स फिजिक्स में पूछे गए हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में आज तक पूछे गए क्वेश्चंस हैं और जो अपकमिंग एग्जाम्स जो कि 18 अगस्त है उसके लिए एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। डेफिनेटली ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए हो सकती है। इसी में से डायरेक्ट कोई क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। इसको पूरे सिलेबस को कवर करते हुए ही मैंने बनाया है इसको। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड आउट करते हैं। क्या बोलता है कि इफ अ सिस्टम ए, एक कोई सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, कोई टेम्परेचर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। सेपरेटेड विथ बी एंड सी, देन बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। दिस इज, ये कौन सा है, जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो हमारे पास ये आपको, आप भी अपना आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये ए और ये बी और ये सी है। ठीक है, ये एडियाबेटिक वॉल है और ये डाइथर्मिक वॉल है। यहाँ से हीट का ट्रांसफर हो सकता है पर यहाँ से यहाँ हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो अगर देखो ए और बी क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो देन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि ए और सी भी किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ए और सी भी किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो ये जो इसने बोला कि मेरे पास एक सिस्टम है वो बी और सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी और ऑल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये स्टेटमेंट होता है बेटे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये स्टेटमेंट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, और ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हमको टेम्परेचर के बारे में बताता है। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस। ओके, नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is most expected question for the upcoming examination. Most important question for the upcoming examination. Okay. Now you have to give answer on comment box. ठीक है, आप लोग भी क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द एंथैल्पी की बात हो रही है। ठीक है, एंथैल्पी की बात हो रही है। एंथैल्पी की बात, द एंथैल्पी ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एनी सिस्टम इज। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए तुमको कि जो एंथैल्पी होती है बेटे, ये जो एंथैल्पी होती है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और एंथैल्पी और टोटल एंथैल्पी को टोटल हीट भी बोलते हैं। H इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। H इक्वल टू यू प्लस पी वी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो H इक्वल टू यू प्लस पी वी रॉन्ग, H इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस एन, ये भी नहीं पॉसिबल है। तो H इक्वल टू यू प्लस पी वी, ठीक है, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी। So C is the correct answer of this question. C is the correct answer of this question. Okay. Now, question number 3. Question number 3 is also important question for your upcoming examination. Question number 3 is that which of the following statement is true? True कौन सा है, हमको ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो वन बाय वन सेंटेंस को जस्टिफाई करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर, मतलब कम से, क्या, फ्रॉम कम से, लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा टेम्परेचर, ऑटो ट्रांसफर ऑफ हीट पॉसिबल। देखो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। थर्ड,
ठीक है, सेकेंड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में क्लॉसियस का स्टेटमेंट है कि विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी वी कैन नॉट ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। मीन्स अगर हमको हीट को हाई लोअर से हाई की ओर ट्रांसफर करना होगा तो सम एक्सटर्नल एजेंसी हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफर नहीं है हीट का लोअर से हाई, क्योंकि जो हीट होती है हमेशा हायर टू लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। क्लियर हो गया। और हीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हीट एंड टेम्परेचर आर द पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। पाथ डिपेंडेंस फंक्शन, ये भी क्वेश्चन आता है। हीट वर्क आर द पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, ये ऑलरेडी क्या है हमारे पास एमसीक्यू है। ठीक है, हीट और वर्क ये दोनों पाथ पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, स्टेट फंक्शन एग्जाम में आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्टेट फंक्शन, तो आपका आंसर होना चाहिए हीट या वर्क, दोनों में से एक ऑप्शन में प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया। दूसरा ऑप्शन को पढ़ते हैं, ऑल रिवर्जिबल प्रोसेस आर साइक्लिक। बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है, ये भी रॉन्ग, ये भी। सभी रिवर्जिबल प्रोसेस साइक्लिक नहीं होती है, बट कि इसका रिवर्स पॉसिबल है। ऑल साइक्लिक प्रोसेस क्या होती हैं, ऑल साइक्लिक प्रोसेस रिवर्जिबल होती है। ठीक है, ऑल साइक्लिक प्रोसेस रिवर्जिबल होती हैं और सभी रिवर्जिबल प्रोसेस साइक्लिक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन नंबर सी को पढ़ते हैं, वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। तो जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो, वर्क डन जीरो हो। तो वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में तभी हो सकता है जब इनिशियल पॉइंट इक्वल टू फाइनल पॉइंट हो, तभी वर्क डन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा तो नहीं होगा, हमेशा नहीं हो सकता। क्लियर, तो ये भी रॉन्ग ही है। ठीक, अगर वो बोलता वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो कि जब सिस्टम फिर से रिटर्न कर रहा है, तो तब सी आंसर करेक्ट हो सकता था। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी को पढ़ते हैं, ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक में क्या होता है, देयर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग ऑफ गैस, कूलिंग अकर्स इन द गैस। ये सेंटेंस सबसे अच्छा है। देखो क्या होगा, जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटे, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा तो देयर इज अ नो चांस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, सो गैस गेट कूल्स, गैस गेट कूल्स। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी इज द correct answer of these questions. Okay, now moving on, question number 4. Question number 4 is asked in most examination in many times, also it will reflect on lecturer. ठीक है, लेक्चरर में पूछा गया है, एलटी में भी आ सकता है, 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो क्वेश्चन इज दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली रिलेटेड टू, नॉट डिलीटेड टू। ठीक है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली रिलेटेड टू। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो उसका दो पार्ट में यूज करता है, कुछ इंटरनल एनर्जी में, कुछ वर्क डन अगेंस्ट द सराउंडिंग करने में क्या करता है, काम करता है। इसी को फ्लोट बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस प्रोसेस में हीट कंजर्व रहती है, कंजर्वेशन ऑफ मास पॉसिबल नहीं है, तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ this question. First law of thermodynamics is related to conservation of energy, conservation of energy, conservation of energy. Clear, तो C is the correct answer of this question. Now momentum भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, so B is the correct answer of these questions. Okay, और ये क्वेश्चन तो लीक हो गया, दिस इज द लीक्ड क्वेश्चन, लीक्ड क्वेश्चन for LT 2024, 100% leaked है। इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जिसमें सिस्टम रिटर्न कर लेता है अपनी इनिशियल स्टेट को, फिर से ऑब्टेन कर लेता है। द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूंगा उसमें जो एंट्रोपी होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है, सिर्फ रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एंट्रोपी क्या होता है, ds इक्वल टू डी क्यू बाई टी होता है एंट्रोपी का फॉर्मूला। जनरली एंट्रोपी मेजर द रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम, ds इक्वल टू ds एंट्रोपी इक्वल टू डी क्यू बाई टी, टी इज द टेम्परेचर।
तो इन रिवर्जिबल प्रोसेस की बात, सिर्फ रिवर्जिबल प्रोसेस की बात करूंगा, जब सिर्फ एंट्रोपी पूछा जाएगा तो कांस्टेंट लिख के, कांस्टेंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स, जीरो नहीं, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का रिमेन। बट अगर वो ऐसा बोल दे कि चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन, अगर, इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है, जल्दीबाजी में हम वही लिख के आ जाते हैं। चेंज इन एंट्रोपी पूछेगा तो देन आंसर जीरो, क्योंकि ठीक है, अगर इसका, अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है, उसका जब चेंज निकालोगे तो डेफिनेटली इट शुड कम्स जीरो। ठीक है, वो जीरो आएगा। तो हमेशा याद रखना है कि रिवर्जिबल प्रोसेस में एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, बट चेंज इन एंट्रोपी जीरो होती है। ठीक है, अगर मैं इरिवर्जिबल की बात करूं, इरिवर्जिबल प्रोसेस में क्या होता है, इरिवर्जिबल प्रोसेस में क्या होता है, जो एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है, इंक्रीजेस। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, किसमें, इरिवर्जिबल। ठीक है, रिवर्जिबल प्रोसेस में क्या होता है बेटे, इन रिवर्जिबल प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस इन इरिवर्जिबल प्रोसेस। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी भी बोलते हैं। रिवर्जिबल में रिमेन्स कांस्टेंट, बट इरिवर्जिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी होता है, इट विल इंक्रीजेस, इट विल इंक्रीजेस, इट विल इंक्रीजेस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 is that a heat engine absorb Q1 from, ये देखो, ये सोर्स है, ये क्या कर रहा है, ये Q1 हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर इसके बाद ये वर्किंग सब्सटेंस है, उसके बाद जो बचा है उसको कहाँ भेज दे रहा है, सिंक में भेज दे रहा है। ठीक है, तो इसने कितना वर्क डन करा, इसने करा Q1 माइनस Q2 वर्क परफॉर्म करा। Q1 इज ऑलवेज हायर टेम्परेचर में होता है और ये लोअर टेम्परेचर में सिचुएटेड होगा। अ हीट इंजन एब्जॉर्ब heat energy Q1 at higher temperature and reject Q2 lower temperature, the efficiency का फॉर्मूला होता है बेटे 1 माइनस Q2 बाई Q1। ठीक है, एफिशिएंसी का हीट के फॉर्म में होता है और टेम्परेचर के फॉर्म में होता है 1 माइनस T2 बाई T1, where Q2 is the heat rejected to the system and Q1 is the heat absorbed by the source. Here T2 is the temperature of sink and T1 is the temperature of source. So this is the formula of efficiency of a Carnot engine. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। दूसरा है 1 माइनस Q2 बाई Q1। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एफिशिएंसी ऑलवेज इन कम्स इन परसेंटेज में आती है, 1 माइनस Q1 नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। बेटा ऑलवेज रिमेंबर दैट सिंक का हीट और सिंक की टेम्परेचर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। बड़ी चीज हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। क्लियर हो चुका है, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is also important question for the LT 2024. 100% it will also reflect on your examination. This question is also asked in Lab Assistant May 26 May of Lab Assistant 2024 में भी पूछा गया है। The Clausius-Clapeyron equation is, Clausius-Clapeyron equation होती है d upon dt प्रेशर का टेम्परेचर के साथ L upon T V2 minus V1, where V1 V2 are the volumes, ठीक है, एंड L इज द लेटेंट हीट एंड T इज द टेम्परेचर, फी इज द प्रेशर। ठीक है, तो D अपॉन dt इक्वल टू L अपॉन T, नो L अपॉन T V2 माइनस V1। ठीक है, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नो T बाई L नहीं, नो ओनली L बाई T। एक और बात, D अपॉन dt, dp अपॉन dt इक्वल टू L बाई T V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। क्लियर? So A is the correct answer of these questions. Now, next question is also important question for the upcoming examination. इन्हीं में से कोई क्वेश्चन 100, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, जितने भी दिन बचे हुए हैं इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर बना लो, इसी में से आएगा एग्जाम में। Which method of heat transfer does not require medium? Does not require, तो हीट ट्रांसफर के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है। कंडक्शन और कन्वेंशन में क्या होता है बेटे, इसमें तो हमको मीडियम की रिक्वायरमेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, मीडियम रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ मीडियम चाहिए होता है हमको। ठीक है, जो कंडक्शन होता है ये सबसे स्लोएस्ट होता है, सबसे फास्टेस्ट रेडिएशन होता है, उसके बाद कन्वेक्शन होता है। ठीक है, तो विदाउट मीडियम के जो हीट ट्रांसफर का मेथड है उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। और रेडिएशन क्या करता है,
वैक्यूम में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोपोगेट कर सकता है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन को जस्टिफाई करते हैं। ऑप्शन ए, स्टीफन कांस्टेंट इज सेम फॉर ऑल ब्लैक बॉडीज। बिल्कुल सही है कि जो हमारे पास स्टीफन कांस्टेंट होता है वो सभी बॉडी के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। और जो स्टीफन्स का लॉ होता है, जो हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यहाँ से क्या आता है, सिग्मा। दिस इज द स्टीफन्स लॉ। ठीक है, ई को क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ ई होता है हमारे पास एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा टी की पावर 4। एनर्जी अपॉन टाइम को पावर अपॉन एरिया इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। ठीक है, तो ये जो सिग्मा की वैल्यू होती है, कभी ये सिग्मा जो है हमारे पास लैब असिस्टेंट में भी पूछा गया है। लैब असिस्टेंट एग्जाम 2024 में इसमें बोला था कि सिग्मा की वैल्यू क्या होती है। सिग्मा की वैल्यू स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं सिग्मा को। ऐसे लिखना है, देखो सिग्मा कैसे याद रखोगे, 5 6 7 इंटू 8। ऐसे कैसे याद रखोगे, 5 6 7 8, 5.67, 5 6 7 8, 5 6 7 8, 5 6 7 8, बीच में पॉइंट लगा देना। तो इसकी यूनिट क्या आएगी हमारे पास, इसकी सिग्मा की यूनिट आएगी हमारे पास वॉट। ठीक है, यहां से अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो पावर इक्वल टू आएगा सिग्मा टी की पावर 4 ए, सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन टी की पावर 4 ए। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ठीक है, ये आ जाएगा। तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, स्टीफन कांस्टेंट ऑल ब्लैक बॉडीज के लिए वैलिड होता है। थर्मल रेडिएशन एग्जिबिट्स इन डिफ्रैक्शन। ठीक है, जो रेडिएशन होता है वो भी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सारे फिनोमिनास को शो करता है, तो बी भी करेक्ट है। थर्मल रेडिएशन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये भी सही है। ठीक है, स्टीफन कांस्टेंट इज एप्लीकेबल टू ऑल हीटेड ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, स्टीफन कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली ब्लैक बॉडी, ओनली ब्लैक बॉडी। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नॉट पूछा है हमसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is also important for the UKPSC LT and lecture examination. The correct relation is, ठीक है, तो एंथैल्पी इक्वल टू क्या होता है, H इक्वल टू U प्लस PV होता है बेटे, U प्लस PV विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी। H को टोटल एनर्जी भी बोलते हैं, H को टोटल एनर्जी भी बोलते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 11 is also most important question for your upcoming examination. if बोलता है 2a अपॉन आर टी, अगर ये ग्रेटर देन हुआ b से, और हम ऐसा बोल सकते हैं t लेस देन 2a अपॉन आर बी, अगर टेम्परेचर 2a अपॉन आर बी से कम हो गया तो जूल केल्विन एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होता है, विल गिव राइज कूलिंग। इसमें क्या होता है बेटे, कूलिंग। इसमें क्या होता है, कूलिंग होता है कि व्हेन टेम्परेचर लेस देन दैट ऑफ द 2a अपॉन आरवी, then cooling is takes place. So option A is the correct answer of these questions. Now moving on question number 12. Question number 12 is that which is also important for the upcoming examination. यहाँ से numerical भी आता है। The emissive power of a black body at T Kelvin is, तो emissive power अभी डिस्कस किया था, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर 4, E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। ठीक है, तो E क्या होता है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। ठीक है, तो 1 भी नहीं होती पावर, 2 भी नहीं होती, 3 भी नहीं होती, क्या होगा, T की पावर 4 होगा, T की पावर 4। और सिग्मा की वैल्यू कैसे याद करोगे, स्टीफन कांस्टेंट 5 6 7 और 8, 5 6 7 8। ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4 इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर? सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। अगर इस यहां से रेशियो लेने को आता है तो आप रेशियो भी ले सकते हो, E1 अपॉन E2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 की पावर 4। ठीक है, कभी तुम्हें T1 T2 दिया रहेगा
ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू केल्विन देन टेक्स इट्स रेशियो। ठीक है, तो E1 अपॉन E2 का रेशियो भी पूछता है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी आ चुका है, लेक्चर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नाउ देखो देखो, अगर मैं उत्तराखंड सहायक अध्यापक की बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स से मिनिमम 2 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन पक्का कर लो, इसी सीरीज से 2 क्वेश्चन आएंगे 101%। यस, तो दिस क्वेश्चन नंबर 13 वाज आस्क्ड इन यूके ट्रिपल एस सी LT 2015 में पूछा गया है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिवन बाय, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिवन बाय, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिवन बाय। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय, कौन सा होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है बेटे, किसी को अगर आप हीट दे रहे हो सिस्टम को, इसका 2 पार्ट में यूज कर रहा है, अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है और वर्क डन के अगेंस्ट क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, तो ये है। बट अगर न्यूमेरिकल आता है, पुट dq du एंड dw विथ साइन, साइन के साथ लेना है। वर्क डन, अगर हीट अब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव, हीट रिजेक्ट हो रही है तो नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो पॉजिटिव और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, और du को तुम लिख सकते हो u फाइनल माइनस unl। ठीक है, ये सारी ध्यान रखनी है चीजें। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इक्वल टू du प्लस dw, और dw इक्वल टू क्या होता है बेटे, pdv होता है, वर्क डन pdv, तो dw को क्या रख दोगे, pdv रख दोगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा dq इक्वल टू du प्लस pdv प्लस dq इक्वल टू, ये dq इक्वल टू du प्लस pdv, dq इक्वल टू du प्लस pdv, वर्क को रिप्लेस कर दो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गेटिंग? नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 is also asking यूके ट्रिपल एस सी LT उत्तराखंड सहायक अध्यापक 2015 में देखो थर्मोडायनेमिक्स और हीट से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी वन हुज एमिसिव पावर, ब्लैक बॉडी क्या होती है, विच अब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, तो इसका एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होगा, और एमिसिव पावर भी क्या होता है इसका, ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर भी क्या होता है, 1 होता है, मैक्सिमम नहीं, जीरो नहीं, यूनिटी। यूनिटी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, और यहां पर क्या आता है, एक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट होता है कि जो लेमडा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t की पावर होता है, लेमडा मैक्सिमम। ठीक है, तो लेमडा एम, ठीक है, ये होता है आपके पास b/t। ठीक है, वेयर बी इज वीन्स कांस्टेंट, वेयर वी इज वीन्स कांस्टेंट, और लैब असिस्टेंट एग्जाम 2024 में मैं इस बी की वैल्यू को बताया था, कि पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ विंग्स कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ विंग्स कांस्टेंट। इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि विंग्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, जैसे स्टीफन की 5 6 7 8 होती है। सिमिलरली विंग्स कांस्टेंट की वैल्यू को कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मेंशन करो, मेंशन करो, मेंशन करो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, question number 15 is also important question for the upcoming examination which was asked in UK ट्रिपल एस सी LT 2018 में पूछा गया है। देखो बेटे 18 में है, उत्तराखंड सहायक अध्यापक 2018 में पूछा गया है, और डेफिनेटली ये LT 2024 में भी रिपीट हो सकता है, मैनी एग्जामिनेशन में आ चुका है, लेक्चरर में भी आया है। क्वेश्चन नंबर 15 इज दैट प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल एट 0 केल्विन, 0 केल्विन में जो सेमीकंडक्टर, सेमी का मतलब आधा कंडक्टर, 0 केल्विन में जो सेमीकंडक्टर होते हैं, इट विल बिहेव्स एज अ नो कंडक्टर, नो रेजिस्टेंस, नो पावर, ओनली एज अ इंसुलेटर। ठीक है, 0 केल्विन में क्या करते हैं बेटे, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और अबव द 0 केल्विन इट विल बिहेव्स एज अ कंडक्टर, इट विल बिहेव्स एज अ कंडक्टर, इट विल बिहेव्स एज अ कंडक्टर। क्लियर हो चुका है? तो ये क्या था, आज की वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चंस को डिस्कशन किया था। तो ये 15 क्वेश्चंस क्या है बेटे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में ये क्वेश्चंस ही आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग में बैठा लो बहुत अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से आएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका है। और इससे भी पहले जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, ऑप्टिक्स है, ये मैंने पूरा सिलेबस का वीडियो कवर करके बनाया है। तो डेफिनेटली अब लास्ट टाइम में क्या होता है, कोई एक ऐसा चैनल मिल जाए जिसकी हेल्प से हम पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं, तो दिस चैनल प्रोवाइड्स यू ऑल द सच टाइप ऑफ मटेरियल। डेफिनेटली it helps you to clear the your LT examination. 100% it will help a lot to clear the LT examination। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए, अपना आप स्कोर कोड अगर कोई किसी ने पूरी कंप्लीट तैयारी कर ली हो, प्रिपरेशन कर ली हो, तो डेफिनेटली यू विल मेंशन योर स्कोर कार्ड आउट ऑफ 15 हाउ मच मार्क्स यू कैन ऑब्टेन्ड। ठीक है, और जैसे कि मेरा टारगेट है, क्या मैं 18 अगस्त तक 1K सब्सक्राइबर तक पहुंच पाऊंगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आफ्टर दैट मैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर ऑफ फिजिक्स के लिए भी बैचेस स्टार्ट कर दूंगा, है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये आप लोगों के सहयोग से ही मैं क्या कर सकता हूँ, 1K सब्सक्राइबर तक पहुंच सकता हूँ। जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, आपके पास जितना मोबाइल है उनसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इट शुड, ये बहुत बड़ी हेल्प होगी मेरी। ठीक है, क्लियर। बाकी ये जो मटेरियल मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, दिस इज द बेस्ट एंड वेरीफाइड। कोई भी आंसर ऐसे नहीं है इसके जो कि गलत हो। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली आप मेंशन करेंगे उसको। बहुत मोस्ट ऑफ स्टूडेंट वर आस्किंग मी, डिस्कसिंग मी, तो इट शुड बी अ ग्रेट, क्योंकि टीचिंग इज अ टू वे कम्युनिकेशन। जितना ज़्यादा टू वे कम्युनिकेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। ठीक है, इसी पर मुझे कोट से याद आ गया कि जो समाज है वो विद्यालय का लघु रूप है। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है? ठीक है, उस साइकोलॉजिस्ट का नाम भी मुझको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे। समाज विद्यालय का लघु रूप है। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।